अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मौलवी नज़ीर अहमद देलवी वाला। ठीक है, सबक नंबर 12 मौलवी नज़ीर अहमद। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं हर चैप्टर में, अपने हर लेक्चर में आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि सबक का नाम नहीं होता, हमेशा सबक का उन्वान होता है। तो अक्सर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में लिख देते हैं सबक का नाम, तो इनका एक नंबर जो है वो खुलासे का उनको नहीं मिलता, क्योंकि नंबर उनका कटिंग हो जाता है। सबक का नाम नहीं होता, हमेशा सबक का उन्वान होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखें कि हमारे पास जो सबक का उन्वान है वो है मौलवी नज़ीर अहमद देलवी, और जो मुसन्नफ़ का नाम है वो शाहिद अहमद देलवी है। ठीक है, तो हमारे पास ये चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे मौलवी साहब के बारे में कि ये कैसे थे, कैसे नहीं थे। ठीक है, इन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा किया था या नहीं किया था, ये किसकी ख्वाब में आए थे, इनकी कौनियाँ कैसी थी, इनकी जो शादी है वो कौन सी लड़की के साथ हुई थी, इनकी वाइफ जो है वो इनको मारती थी या नहीं मारती थी बचपन में। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने सर सैयद के साथ उनकी कितनी फ्रेंडशिप बनती थी, कितनी फ्रेंडशिप उनके साथ नहीं थी, और जब वो पेंशन से रिटायर हुए उन्होंने कुरान मजीद का तर्जमा किया था या नहीं किया था। ये हमारे पास चैप्टर है जो मैं आप लोगों को हर चैप्टर में मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो सबसे पहले बता देती हूँ, ताकि आप लोग अगर इस खुलासे के पॉइंट्स भी बनाना चाहें तो आप लोग ईजीली बना सकते हैं। बिकॉज जब आप लोग याद करने लगते हैं, अगर आप लोगों को मेन पॉइंट्स आते हों तो आप लोग ईजीली तमाम खुलासा जो है वो याद कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मौलवी साहब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मुसन्नफ़ क्या कहता है। मुसन्नफ़ कहता है कि मैं जब 5 वर्ष की उम्र में अब्बा जान के साथ दिल्ली में गया तो मौलवी साहब को आखिरी बार देखा था। ठीक है, फिर देखना नसीब नहीं हुआ। जो मौलवी साहब थे उनको ज़माना शनासी जो है वो नहीं आती थी, वो बड़े बड़े ओहदों पर भी रहे लेकिन फिर भी किसी को खुश ना कर सके। ठीक है, इनके लिए गयूरे जंग का खिताब तजवीज़ हुआ मगर इन्होंने कबूल ना किया। एक दफ़ा रियाज जाबरा के भाई बीमार हो गए, इलाज से कुछ फ़र्क ना पड़ा तो मौलवी नज़ीर अहमद उनकी ख्वाब में आए और उनको ये कहा कि आप लोग कुरान मजीद का तर्जमा छपवाओ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो इसी तरह कुरान मजीद का तर्जमा जो है वो शाया करवाया और उनके भाई जो थे वो ठीक हो गए थे। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि अहमद हसन ने मौलवी साहब की कोनियाँ देखी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा निशान पड़े हुए थे, गट्टे पड़े हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि ये आपको क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा मैल जम गई है, लाए मैं झांसे के साथ आप लोगों का आपकी ये जो मैल है मौलवी साहब ये उतार देता हूँ। तो मौलवी साहब ने उसको क्या जवाब दिया, मौलवी साहब ने उसको ये जवाब दिया कि ये मेरे जो कोनियाँ हैं इनके ऊपर मैल कुचैल नहीं जमी हुई, बल्कि ये गट्टे पड़े हुए हैं। जब मैं छोटा था बचपन में लोगों के घर मस्जिद में रहता था, इसी तरह फर्श पे सो जाता था, कोई बिस्तर वगैरह नहीं होता था। वो क्या करते थे, जब बचपन में लोगों के घरों से मोहल्ले से रोटियां मांगने जाते थे और वहाँ पे एक दूसरे आदमी थे, एक मौलवी साहब थे, तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जिद्दन था। तो वो क्या करती थी, वो उनको मौलवी साहब को मारती रहती थी। ठीक है, उनका कुहला जो है वो तोड़ती थी, उनको मारती रहती थी। तो क्या हुआ कि उनकी बदनसीबी आप देखें कि क्या हुआ कि उसी लड़की के साथ मौलवी साहब की शादी हो गई और वो उनकी बीवी बन गई। मौलवी साहब के, अच्छा अभी ससुराल के बारे में, मौलवी साहब के ससुराल कैसे थे। तो मौलवी साहब के जो ससुराल थे वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल थे, मगर इन्होंने कभी भी इनका एहसान ना लिया था। अपने अलग से छोटे से झोंपड़े में रहते थे। सर सैयद उम्र में बड़े होने के बावजूद मौलवी साहब का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। एक बार सर सैयद को अलीगढ़ कॉलेज में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था और हिंदू मुआसरों ने बहुत ही ज़्यादा पैसा जो है वो गबन कर लिया था। तो मौलवी साहब ने क्या किया था, मौलवी साहब ने ये कहा था, अगर पैसा ज़रूरत है तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ, अगर कोई और खिदमत की चाहिए तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक बार सर सैयद अहमद खान ने कहा, जब वो रेल में इकट्ठे सफ़र कर रहे थे, कि मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि आपके जूते के तस्मे को मैं बांध सकूँ। ठीक है, इसके अलावा जो मौलवी साहब हैं वो क्या करते थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की तकरीर करते थे। उनकी क़ुव्वत तकरीर इंग्लिस्तान के मशहूर मुकर्रर बर्ग से भी ज़्यादा थी, जिससे जब लोग आपकी तकरीर को सुनते थे कहा करते थे कि तकरीर में मौलवी साहब का जैसा हम पला जो है वो कोई भी हम लोगों ने नहीं देखा, सामीन पर जादू सा कर देते थे। मौलवी साहब अरबी में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे, तो बहुत से लोगों ने उनको ये भी कहा था कि आप क्या करें,
तर्जमा लिखें, ठीक है, कुरान मजीद का तर्जमा लिखें। लेकिन मौलवी साहब क्या करते थे, उनको टाल देते थे। मौलवी साहब हमेशा यही कहते थे कि मैं जो है वो नहीं कर सकता, मतलब मैं नहीं लिखूँगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे मतलब वो अपनी जो जॉब से उससे रिटायर हो गए, जब उनकी पेंशन हो गई थी दिल्ली से आए, तो इन्होंने कुरान पाक का तर्जमा लिखने का फ़ैसला कर लिया था। फिर जब बहुत एहतियात जान फ़िशानी और बहुत से आलमों के मशवरे से कुरान पाक का तर्जमा किया, तो वो ऐसा शशा और बामुहावरा हुआ कि पहले इसकी कोई मिसाल न थी। इस तर्जमे को तो मौलवी साहब अपने लिए तोशा आखिरत समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो चैप्टर है ये एक मौलवी साहब का चैप्टर है। मौलवी जो हमारे पास अभी मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया है, मौलवी नज़ीर अहमद देलवी से रिलेटेड ये चैप्टर है। उनकी सारी पर्सनैलिटी पे ये चैप्टर था कि वो कैसे इंसान थे, ठीक है। तो मुसन्नफ़ ने उनके बारे में क्या कहा था, मुसन्नफ़ ने उनके बारे में कहा था कि उनको ज़माना साजी नहीं आती, बड़े बड़े ओहदों पर रहने के बावजूद भी वो लोगों को खुश नहीं कर सकते। तो क्या था, एक बार एक आदमी के जो भाई हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो मौलवी साहब उनकी ख्वाब में आए थे। उन्होंने ये कहा था कि कुरान मजीद का तर्जुमा छपवाओ तो आप जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उन्होंने बिल्कुल इसी तरह किया था। तो डियर स्टूडेंट, जब उन लोगों ने कुरान मजीद का तर्जुमा शाया करवाया था तो उनके भाई जो है वो ठीक हो गए थे। एक बार इसी तरह एक और बंदे ने इनको बोला था कि उनकी जो कोहनियाँ थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैल वगैरह जम गई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि मौलवी साहब, मैं आपकी कोहनियाँ साफ़ कर देता हूँ, मैल कुचैल उतार देता हूँ। तो आपने क्या कहा था, आपने ये कहा था कि मैं जब छोटा था तो मस्जिद के फ़र्श पे, ठंडे फ़र्श पे सोया रहता था, मोहल्ले से मैं रोटियां वगैरह मांगने जाता था। तो मतलब एक लड़की थी जिसका नाम जिद्दन था, तो वो क्या करती थी, सारा दिन मेरा कूला तोड़ती रहती थी, मुझे मारती थी। और मौलवी साहब की बदनसीबी देखें डियर स्टूडेंट्स, उसकी शादी लड़की की इन्हीं के साथ हो गई थी। बचपन में भी मारती थी ताकि बड़े होकर भी वो उनको मारती रहती। सो क्या हुआ कि उनके जो ससुराल थे वो भी बहुत ज़्यादा खुशहाल थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन मौलवी साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा खुददार थे, अपने झोंपड़े में ही रहते थे, कभी किसी की मदद नहीं लेते थे, हेल्प वगैरह जो है वो नहीं लेते थे। इसके अलावा उनकी सर सैयद अहमद ख़ान के साथ बहुत ज़्यादा बनती थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया, सर सैयद अहमद ख़ान ने एक बार उनको कहा, जब वो रेल का सफ़र कर रहे थे, कि मौलवी साहब, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि आपके जूते के तस्मे बांध सकूँ। एक बार सर सैयद अहमद ख़ान को अलीगढ़ कॉलेज में किसी हिंदू मुहासब ने बहुत तंग कर रखा था और बहुत ज़्यादा माल जो है वो गबन कर लिया था। तो मौलवी साहब ने ये कहा था कि अगर पैसे की ज़रूरत है तो भी हाज़िर है, अगर हेल्प की ज़रूरत है तो भी हेल्प जो है वो मैं आपकी करूँगा, ठीक है। तो क्या हुआ था, उन्होंने इसकी मदद की थी। और इसके अलावा वो तकरीर में जो है बहुत ही ज़्यादा माहिर थे, लोगों पे जो है वो एक जादू का असर करती थी। आप जब पेंशन आपकी हो गई थी तो आपने क्या किया, कुरान मजीद लिखने का फ़ैसला कर लिया था, ठीक है। तो उन्होंने कुरान मजीद जब लिखा था, बहुत से लोगों के मशवरे से जब उन्होंने कुरान मजीद लिखा था, तो उनका जो कुरान मजीद का तर्जमा था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, ठीक है, बहुत ही आला किस्म का उन्होंने तर्जमा लिखा था। और जो मौलवी नज़ीर अहमद है वो क्या कहते हैं, वो ये तर्जमे को कहते हैं कि ये मेरे लिए तो शाय आखिरत है। सो डियर स्टूडेंट, मैंने यही कोशिश की है कि आपको ये चैप्टर बहुत इजी बना के पेश करूं, बहुत इजीली आप लोगों को पढ़ाऊं एज अ स्टोरी। पहले मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को मतलब मेन पॉइंट्स बताए हैं, एज अ स्टोरी भी आप लोगों को सुनाया ताकि आप लोगों को ईजीली इसकी समझ आ जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मतलब ये सारा चैप्टर, सारा लेक्चर जो है वो ध्यान से सुनना है ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप ना हो जाए और आप लोगों को इस खुलासे की समझ ना आए। एक बार अगर आप लोग इसको ध्यान से सुन लेंगे, 8 से 9 मिनट आप इस वीडियो को दे देंगे, इस चैप्टर को, इस लेक्चर को सुन लेंगे, तो आई होप कि आप लोगों को अगेन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आप लोगों को इस तरह से पढ़ा दिया है कि आपको बार बार इस चैप्टर को याद करने की, रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लेक्चर मैंने आपको दिया है एज़ इट इज़ आप लोगों ने ये सेम इसको लिख देना है, तो आप लोगों के 8 मार्क्स तो जो हैं वो मस्ट आएंगे डियर स्टूडेंट्स। सो अगर आप लोगों को चैप्टर में से किसी चीज़ की, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। जहाँ से आपको किस चीज़ की समझ नहीं आएगी तो मैं आप लोगों को वो समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो लेक्चर आप खुद भी सुने, इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स को भी दें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।